वेलकम डियर फ्रेंड्स, क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, भोजन का घटक दिया हुआ है, यानी कि इस चैप्टर में हम उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चाएं करेंगे जो कि भोजन के घटक हैं। तो घटक में क्या क्या शामिल हो सकते हैं, जैसे कि मंड और आपका संतुलित आहार कैसे करते हैं, भोजन में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या उनके घटक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, मंड, प्रोटीन, वसा, ये सब सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में इसमें डिटेल्ड हम पढ़ेंगे। कि कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे करते हैं, किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे होती है, प्रोटीन की जांच कैसे होती है और वसा क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए, अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। इसके बारे में हमने अध्याय 1 में क्या किया था, डिस्कशन किया था। तो आइए यहाँ पे देखिए, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ के समझना है और यहाँ पे क्षेत्र, राज्य, अन्य व्यंजन, दाल, मांस का व्यंजन, सब्जियाँ तथा अन्य व्यंजनों में इस तरह के चीज़ों में क्या है, डिवाइड करना है और उसे समझना है। समझ में आया आपको? तो ये क्रियाकलाप आपको खुद से पढ़ना है। जैसे कि लिखा हुआ है, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। समझ में आया आपको? तो ये पूरा यहाँ तक पढ़ के आपको इसे करना है। अब देखिए, जो मेन पार्ट यहाँ से जहाँ से शुरू होता है, हम वहाँ से आपको समझाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 2.1 दिया हुआ है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? तो क्या होता है भाई, हम आगे समझते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों से क्या होता है, या जंतुओं से प्राप्त होता है या फिर मिलता है। समझ में आया आपको? तो देखिए, इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? क्या है संघटक? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। देखिए, जो कच्ची सामग्री होती है, यानी कि जो हमें भोजन प्राप्त होता है, कुछ भोजन उसमें कच्ची सामग्री में क्या होता है, घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। समझ में आया आपको? अब देखिए, हमारे भोजन में मुख्य पोषक, यानी कि जो मुख्य घटक के रूप में जो पोषक होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? तो ये यहाँ से देखिए, नोट डाउन करना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या मिलते हैं? तो वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन तथा खनिज लवण है। तो इन सारी चीज़ों को लिख लेना है आपको। समझ में आया आपको? क्योंकि ये मुख्य पोषक तत्व हैं। इसके अलावा, यानी कि इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषक के परीक्षणों के अपेक्षा सरल है। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि कुछ साधारण सामग्री, जैसे कच्ची हुई सामग्री या फिर पका हुआ सामग्री है, उसमें एक से या फिर उससे अधिक कितने पोषक हैं, कितना पोषक उपस्थित है, उसके बारे में हम जांच कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं, कौन कौन सा उसमें पोषक उपलब्ध है। समझ में आया आपको? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है तथा वसा है, इन सब सारी चीज़ों की जाँच कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण, इन तीनों का परीक्षण क्या करना है? इन तीनों का परीक्षण सभी परीक्षणों के अपेक्षा सरल होता है, यानी कि इनका परीक्षण क्या होता है, बहुत ही आसान होता है बाकी परीक्षण से। समझ में आया आपको? आइए हम इन परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट लेना है। क्या क्या लेना है? आयोडीन, कॉपर से सल्फेट लेना है। कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियाँ तथा एक डॉपर भी आवश्यकता होगी। समझ में आया? यानी कि आयोडीन, कॉपर सल्फेट लेना है, कास्टिक सोडा, विलयन लेना है और कुछ परखनली लेना है और ड्रॉपर लेना है, ताकि उसकी मदद से आप कर पाइए क्रियाकलाप। तो देखिए,
इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षण को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। देखिए, कोई भी पका हुआ भोजन हो जो थोड़ा सा हो, बहुत ही कम मात्रा में हो, उसको लेना है और क्या करना, उनका परीक्षण करना है। लेकिन जो रसायन दिया हुआ है उन रसायन को चखने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि वो जहरीले हो सकते हैं। समझ में आया? यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। समझ में आया? यानी जो आवश्यक विलयन ऊपर दिया हुआ है, यदि वो नहीं है तो आपके जो टीचर हैं वो उपलब्ध करा देंगे। आप अपने टीचर से वहाँ पे पूछिएगा। समझ में आया? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उपस्थित होता है। तो हम अभी जांच करके देखने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसमें उपस्थित होता है। समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मंड तथा शर्करा होता है। देखिए, ये जो है इसे आपको अपने टीचर की मदद से समझना है। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ये देखिए, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। समझ में आया? यदि किसी भी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं भाई? क्रियाकलाप 2 में हम समझते हैं। तो देखिए, मंड के लिए परीक्षण है ये आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षण कैसे हो रहा है मंड के लिए। तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। कोई भी खाद्य पदार्थ की आपका बहुत कम मात्रा लेना है। इसे तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालना है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? क्या यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है? तो आइए समझते हैं। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। देखिए, जो प्रेक्षण दिया हुआ है यहाँ पे, जो परीक्षण करने के लिए दिया हुआ है, उसमें क्या करना है कि आपको कोई भी कच्ची सामग्री लेना है और उसमें तनु आयोडीन विलयन का 2 या 3 बूंद डालना है। वो या तो नीला होगा या फिर काला होगा। वो नीला या काला रंग क्या दर्शाता है? मंड की क्या दर्शाता है? मंड की उपस्थिति दर्शाता है। इसके बारे में हम और डिटेल समझते हैं कि नीला और काला रंग कब होता है। देखिए, प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण कैसे होगा भाई? तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि कोई ठोस पदार्थ है खाने वाला तो क्या करना है, उसे पहले पेस्ट बनाना है या फिर उसका चूर्ण बनाना है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसे चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। 10 बूंद जल डालकर क्या करना है, उसको परखनली में हिलाना है, जिसमें पीस के उस भोजन को, खाद्य पदार्थ को रखें हैं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। यानी कि 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालना है और 10 बूंद कास्टिक सोडा डालना है। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, परखनली ये है और ये है ड्रॉपर। समझ में आ रहा है? ये जो ड्रॉपर इसमें डालते हैं तो कॉपर सल्फेट या फिर ये दोनों का कास्टिक सोडा को मिलाया गया है इसमें। तो आइए देखिए, ऊपर देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या यह जो पदार्थ था क्या बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि जब किसी भी खाद्य पदार्थ में जब हम उसमें आयोडीन और कास्टिक सोडा जो आपको दिखा रहा था, जब वो डालते हैं तो यदि वो बैंगनी हो जाता है तो वो क्या दर्शाता है? प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। अब इसी परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ क्या कराना है? दोबारा से दोहराना है। अब देखिए, वसा के लिए परीक्षण, यानी कि वसा का हम परीक्षण कैसे करते हैं उसके बारे में दिया हुआ। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें भी सेम काम करना है। खाद्य पदार्थ का थोड़ा सा मात्रा लेना है। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। कोई भी खाद्य पदार्थ लेना है और उसको कागज़ के
में लपेट के क्या करना है, उसको तोड़ना है छोटे छोटे टुकड़ों में। कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे या कागज के किसी प्रकार के सामने लाए? क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? देखिए, जब आप उस भोजन को लेकर कूटेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, किसी भी खाद्य पदार्थ का लीजिए और उसे लपेट कर उसे कूटिए। कोई भी खाद्य पदार्थ लेना है और उसे लपेट कर कूटना है, और उसमें क्या दिखाई पड़ता है, तेल के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? यानी कि जैसे हम उसे प्रकाश के सामने करेंगे, सन के सामने करेंगे, तो उसमें धुंधला धुंधला प्रकाश क्या होता है, धब्बा जैसे बाहर प्रकाश दिखाई देने लगता है। समझ में आ रहा है? तो कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि किसी भी कागज़ पर तेल का जो धब्बा लग जाता है, जब हम देखेंगे तो वो क्या दर्शाता है, वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। समझ गए आप कि कैसे वसा का उपस्थिति दर्शाता है? कोई खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन खाद्य पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यानी कि कभी कभी जब आप लेंगे तो हो सकता है कि वो चीज़ क्या हो, गीली हो। जो खाद्य पदार्थ आपने कच्ची सामग्री लिया हो सकता है कि वो गीली हो। तो क्या कर सकते हैं, हम उसे धूप में सुखा लेते हैं। यदि हम धूप में सुखाते हैं और तभी भी यदि वो हल्का सा तेल का कुछ बूंद दिखाई पड़ता है तो उसमें वसा उपलब्ध रहता है। यदि नहीं है, सब सूख जाता है, तो क्या होता है, उसमें वसा नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाता है? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई पोषक तत्व उपस्थित ना हो? देखिए, ये हो सकता है कि ये सारे आपके दिमाग में ये प्रश्न आए हो। तो देखिए, हम इसके बारे में आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यकता होती है? अब देखिए, जो विभिन्न प्रकार के ये सारे जो पोषक तत्व हैं, तो ये हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, इनकी क्या काम है भाई इन्हें हमारे लिए? तो हम इसके बारे में समझते हैं क्या काम है इन लोगों का। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या करता है? शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। ये देखिए, वसा से भी क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या समझे आप? कार्बोहाइड्रेट की जो तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन होते हैं, हमें उन ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहा जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, तो वो क्या है? शकरकंद है, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, चावल, बाजरा, गेहूँ, ये सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं जिससे हमें क्या होता है? शक्ति यानी कि ऊर्जा प्रदान होता है। तो ये सारे नाम आपको क्या करने हैं? याद रख लेने हैं, किसमें किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आगे चलते हैं। देखिए, अब वसा के कुछ स्रोत, पादप स्रोत और जंतु स्रोत, ये 2 प्रकार के स्रोत दिया हुआ है। तो जंतु स्रोत में क्या है? हमें वसा कहाँ से प्राप्त होता है? अंडा से प्राप्त होता है। दूध, मक्खन, क्रीम, घी, मांस, मछली आदि से हमें क्या होता है? वसा प्राप्त होता है। लेकिन हम पादप स्रोत की जब बात करें तो किसे वसा प्राप्त होता है भाई? तो ये है सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली, गिरी तेल, तिल का तेल से, सूरजमुखी का तेल से, ये सब में क्या होता है? वसा होता है। समझ में आया आपको? तो आगे हम आते हैं।
ये देखिए ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीन के स्रोत हैं। देखिए प्रोटीन के कुछ स्रोत, ये पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है भाई, तो चना से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, मूंग से प्रोटीन प्राप्त होता है, तुअर दाल से, राजमा से, सोयाबीन से, मटर से हमें क्या होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। और प्रोटीन के दूसरे यदि हम जंतु स्रोत में बात करते हैं तो किससे प्राप्त होता है, तो अंडे से। फिर से ये अंडा से, दूध, मछली, मांस आदि से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता, यहाँ पे देखिए, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है भाई, तो शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, यानी कि यह हमें बल प्रदान करता है। समझ में आया, बल और वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए ये सब हमें क्या होता है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसे प्रोटीन युक्त भोजन को हम प्रायः क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और विटामिन हमारे आँखों, अस्थियों, दांत और मसलों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। समझ में आया, विटामिनों का जो समूह होता है उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6, 2.9 में दिखाए गए हैं। देखिए विटामिन ए जो होता है हमारी आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन सी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और रोगों से लड़ने में मदद करता है। और विटामिन डी हमारी अस्थियों, हड्डियों और दांतों को क्या रखता है, कैल्शियम प्रदान कराता है। तो आगे चलिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन बी के कुछ स्रोत दिए हुए हैं। तो देखिए विटामिन ए के कुछ स्रोत दिए हुए हैं, क्या है भाई, तो वो है आम है विटामिन ए के स्रोत, गाजर है, पपीता है, विटामिन ए के स्रोत है। विटामिन बी के स्रोत क्या है, यकृत, यानी कि ये क्या है, जंतुओं का यकृत, गेहूँ, चावल, इन सब से क्या प्राप्त होता है, हमें विटामिन बी प्राप्त होता है। अब देखिए विटामिन सी के स्रोत क्या है, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं, या वीडियो पॉज कर करके आप इसे विटामिन सी के स्रोत क्या है, विटामिन बी के स्रोत क्या है, विटामिन ए के स्रोत क्या है, ये सारे के सारे आप इसे लिख लीजिए ताकि ये आपके आगे चल के काम आएगा। कि आपको यदि किसी भी तरह का कोई रोग होता है तो आप इसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। समझ में आया आपको। देखिए अब देखिए विटामिन डी के कुछ स्रोत क्या क्या दिए हुए हैं, तो अंडे, मछली, दूध, मक्खन, समझ में आया, और यकृत, इनसे हमें विटामिन डी के कुछ स्रोत प्राप्त होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आयोडीन के कुछ स्रोत दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं, तो वो है अदरक, पालक। लौह के कुछ स्रोत दिए हुए हैं, तो लौह के कुछ स्रोत क्या है, ये पालक दिया हुआ है, सेव दिया हुआ है, यकृत दिया हुआ है। कैल्शियम के कुछ स्रोत क्या क्या दिए हुए हैं, दूध और अंडा दिया हुआ है। कुछ खनिज लवण के स्रोत दिए हुए हैं। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोग में इसकी कमी हो जाती है। देखिए आज के युग में जो लोग हो रहे हैं वो विटामिन डी यानी कि सन के लाइट में नहीं बैठते हैं, बहुत ही कम बैठते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो विटामिन डी होता है वो हमारा शरीर डायरेक्ट सन की लाइट से विटामिन डी की पूर्ति कर लेता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में से एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने सारणी 2.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट में जो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो चावल में उसका मात्रा सबसे अधिक होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चावल में सबसे अधिक होता है।
इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल को भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। तो आहारी जो रेशे होते हैं उन्हें रुक्षांश भी कहते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल आदि, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। समझ में आया आपको? इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। जो रुक्षांश होते हैं, ये जो रुक्षांश हमने अभी पढ़ा, ये हमारे क्या करते हैं? पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या? जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। देखिए जल क्या करता है? हमारे भोजन के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो अवशोषित होते हैं, वो हमारे शरीर को मूत्र मार्ग द्वारा या फिर पसीने मार्ग द्वारा क्या होता है? बाहर निकालता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। जैसे कि जो हमारे शरीर में द्रव रूप में जो हम लेते हैं उनसे हमारा जल की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो द्रव रूप में हम क्या क्या लेते हैं भाई? जल लेते हैं, दूध लेते हैं, चाय पीते हैं। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हम द्रव के रूप में जो खाते हैं उनसे हमारे जल की आवश्यकता की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं भाई कौन सा अन्य स्रोत है जो हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो क्रियाकलाप 3 में आप देख रहे हैं, एक टमाटर तथा नींबू जैसे कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे हम पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के आवश्यकता जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। समझ में आया आपको? जो भी हम गीले पदार्थ होते हैं, जो भी भीगे हुए होते हैं, आप देखेंगे कि उससे हम जब खाते हैं तो उनसे भी हमारा क्या होता है? शरीर की जल की आवश्यकता की पूर्ति होती है। समझ में आया आपको? देखिए संतुलित आहार के बारे में हम बात करेंगे। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उससे आहार कहते हैं। आहार किसे कहते हैं भाई? तो जो पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होने चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि हमारे जो हमारा आहार है, जो भी हम भोजन करते हैं उसमें ना तो आवश्यकता से अधिक क्या होना चाहिए, ना ही कम मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए, ना ही अधिक मात्रा में होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश होना चाहिए और जल होना चाहिए। यह आहार क्या होता है? संतुलित आहार माना जाता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार का आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। क्या समझे आप? एक सप्ताह में जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करने के लिए बोल रहा है। जाँच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं? जो भी हम भोजन करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? ऐसा जनरली तो नहीं होता है। समझ में आ रहा है? जनरली नहीं होता है। देखिए दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, आटे का मिश्रण, मिष्टी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है।
उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसमें उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उचित प्रकार के भोजन ही पर्याप्त ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे उचित प्रकार से पकाकर हमें तब खाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तब जाके वो हमारे शरीर को बेनिफिट करता है, तब वो संतुलित आहार माना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल आवश्यकता होती है। पोषक तत्व नष्ट ना हो, यानी कि जो भी भोजन में पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? कुछ पोषक तत्व पकाते समय नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ये पहेली क्या कर रही है, सोच रही है। देखिए छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों के बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। देखिए यदि चावल और दाल को हम यदि बार बार धो रहे हैं और बार बार धो के तब जाके पका रहे हैं तो इससे क्या होता है, कुछ खनिज लवण और विटामिन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। समझ में आया आपको? हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको? तो जितने भी यदि हम पका रहे हैं, भोजन को पका रहे हैं और अत्यधिक उसमें जल का उपयोग कर देते हैं और बाद में वो सारे जल क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो उसमें जितने भी प्रकार के प्रोटीन होते हैं और खनिज लवण होते हैं, कई प्रकार के लाभदायक, वो क्या होते हैं, बाहर बह जाते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बिल्कुल। देखिए पकाते समय किसी भी आहार में क्या होता है, विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हमें अपने आहार में कच्ची फलें और कच्ची सब्जियों को भी सम्मिलित करना चाहिए। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। देखिए बूझो ऐसा सोचता है कि हर समय वसायुक्त खाना सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता है? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोच सकते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या होता है, गड़बड़ी का कारण बन जाता है। बहुत ही वसायुक्त तेल, समोसे, मिर्च, मसाला आदि इस तरह की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इससे क्या होता है, पेट हमारा गड़बड़ हो जाता है। देखिए बहुत हानिकारक हो सकता है और यह हमारा क्या हो सकता है, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो यह मोटापे का कारण बनता है। तो मोटापे का कारण क्या है भाई? तो वो है हमारे भोजन में वसा का अत्यधिक मात्रा हो जाना। इससे हमारा क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। देखिए अभावजन्य रोग क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव का कारण होते हैं वे अभावजन्य रोग कहते हैं। समझ में आ रहा है? जब यदि एक ही प्रकार का किसी भी विटामिन का या फिर मिनरल्स का क्या होता है, एक ही प्रकार के विटामिन का बहुत ही लंबे समय तक, पोषक तत्व का बहुत ही लंबे समय तक यदि अभाव हो जा रहा है तो क्या होता है, वो एक रोग से ग्रसित हो जाता है, एक तरह का अभाव से। समझ में आ रहा है? उस तरह के रोग को क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि एक ही प्रकार के विटामिन की कमी से या पोषक की कमी से यदि कोई रोग पैदा होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। देखिए यदि कोई भी व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो क्या होता है,
उसके चेहरे में सूजन आ जाता है, बालों के रंग का उड़ना यानी कि बालें अलग अलग तरह के रंग दिखने लगते हैं, त्वचा की बीमारियां होने लगती है और पेचिश आदि हो जाती हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, यदि प्रोटीन बहुत लंबे समय तक उसे प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यदि भोजन में ना उपलब्ध कराया जाए उसके आहार में, तो लंबा समय तक यदि वो इस तरह का चीज़ें यदि ना खाए तो जानते हैं क्या होता है, उसकी वृद्धि क्या होती है, पूरी तरह से रुक जाती है। वह ऐसा व्यक्ति वह बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वह बहुत दुबला पतला दिखेगा और बाद में चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। यानी कि किसी प्रकार के रोग हैं उसे यदि हम संतुलित आहार लेते हैं तो वो दूर किया जा सकता है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। क्या समझे आप? तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ विटामिन और खनिज लवणों के अभाव होने के कारण कुछ रोग विकार, यानी कि विटामिन और खनिज के जो अभाव में जो होने वाले रोग हैं उसके बारे में यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो देखिए विटामिन ए की जो खनिज है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, अभावजन्य रोग, यानी कि विटामिन ए की कमी से हमें क्षीणता, दृष्टिहीनता यानी कि कमज़ोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना होता है। विटामिन B1 बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 जैसे नहीं मिलेगा बहुत लंबे समय तक तो दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा कमी हो जाती है। विटामिन सी के स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों से खून से निकलना, घाव भरने से अधिक समय का लगना। समझ में आ रहा है? मसूड़ों से खून निकलने लगता है और कोई भी यदि घाव लग जाता है, चोट लग जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। विटामिन डी के रिकेटस हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी कि अस्थियाँ जो होती हैं वो मुलायम होकर मुड़ जाती हैं यदि बहुत ही लंबे समय तक ऐसा रहा। देखिए कैल्शियम, अस्थियाँ और दंत क्षय। देखिए कैल्शियम की कमी से क्या होती है, अस्थियों की कमी होती है, दांतों का क्षय होने लग जाता है, कमजोर अस्थियाँ, दंत क्षय होने लगता है। आयोडीन की कमी से घेंगा यानी कि गाइटर रोग हो जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाता है। लोह की कमी से अरक्तता, कमजोरी हो जाता है। समझ में आया? तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या टर्म पढ़ा, प्रमुख शब्द क्या क्या है, तो संतुलित आहार, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। स्कर्वी, मंड, विटामिन, समझ में आ रहा है? तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में एक बार समरी देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। कार्बोहाइड्रेट, हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व है कौन कौन से है भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है और वसा होता है वो हमारे शरीर को मुख्य रूप से क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर के वृद्धि तथा अनुक्षरण के लिए होता है। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए क्या होता है, प्रोटीन तथा खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो विटामिन क्या करते हैं भाई? विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबे अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनतम से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। यदि बहुत ही लंबे समय तक किसी एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो क्या होता है, अलग तरह का रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये समझ में आया हो चैप्टर तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी नेक्स्ट वीडियो आपकी आती रहेंगी, सारे चैप्टर्स की इसमें दी हुई हैं। थैंक यू दोस्तों।